Hello student, this is part 2 of that chapter reconstruction. किसी चीज़ का फिर से निर्माण होना. इकोनॉमिस्ट ज़ेल्मर शेसे वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. जो जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे ज़ेल्मर शेसे, उन्होंने हिटलर को वहाँ की अर्थव्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी. He aimed at full reproduction and full employment through a state-founded work creation program. वो हिटलर कैसे आया था सत्ता में? लोगों को झूठे दिलासे दिखावे सपने के जरिए आया था ना, कि आपको रोज़गार मिलेगा, आपको ये मिलेगा, सारे उनके ड्रीम्स पूरे होंगे. तो अब जो इकोनॉमिक्स आए हैं वह भी सेम वही चीज़ दोहरा रहे हैं. हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933. Occupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire, One Leader." Hitler ignored the Sasse's advice of not to invest hugely in rearmament. He then took Sudanland from Czechoslovakia. Hitler had the unspoken support of England. Hitler did not stop here. He chose war as way out of a economic crisis. जो इकोनॉमिक्स थे वो हिटलर को लगातार उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो वापस से वही जो 14 से 19 जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है उसको रिपीट ना करने के बजाय अब कंट्री के अच्छे के बारे में सोचे. पर हिटलर को तो क्या चाहिए था? एक्सटेंशन चाहिए था. उसको अपना एम्पायर था, जो जर्मनी साम्राज्य था, वो बहुत ही आगे तक ले जाना था. तो उसने क्या किया? पूरे देश को वापस से कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा. तो उसने क्या किया? आगे जो आसपास की जो कंट्रीज़ थी ना, उनको कब्जे में लेना शुरू किया ताकि मेरा साम्राज्य बड़ा हो. कोई आसानी से मानता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर अटैक करो. उसने एक स्लोगन बनाया, एक नारा बनाया उसने कि एक आदमी, एक एम्पायर, वन लीडर. हिटलर, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही भगवान हूँ, ये माना उसने. वन पीपल, वन एम्पायर, एक आदमी, एक साम्राज्य, यानी मैं ही मैं. हिटलर इग्नोर द शेसेस एडवाइस. और जो उसका इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री था वहाँ का, शेसे, ज़ेल्मर शेसे, वो उसको लगातार उसको कर रहा था, जो समझा रहा था हिटलर को कि देखो, आप ऐसी वापस से वही कंडीशन पैदा ना करो. आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में भी सोचो. आप साम्राज्य को बढ़ाने के बजाय अपनी जो कंट्री की, यहाँ के लोग जिस दुर्दशा से गुजर रहे हैं, आप उनके बारे में सोचो. पर वो लगातार इग्नोर कर रहा था उस अर्थशास्त्री की बातें. ही देन टुक सूडान लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया. उसने सूडान लैंड को चेकोस्लोवाकिया से अलग कर दिया. यूँ ना, हमेशा से जिसको वॉर एक्टिविटीज़ होते हैं ना, उसी में लगे रहना. ऑब्वियसली यार, वो आर्मी का लीडर रहा है तो उसका तो काम ही यही है. वो एक आम पीएम तो बन के आया नहीं था. वो एक आर्मी से आया था, तो वो तो वही सोचेगा बस इस पे युद्ध करो, इस पे अटैक करो, इस तरह से अपनी जो अपनी एक्सटेंशन है, अपनी सीमाएं, उनका इंपीरियलिज्म करो, साम्राज्यवाद करो, बस यही जानता था वो. हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड. हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर. जबकि हिटलर को लगातार ऐसा फील भी हो रहा था कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, जिसको यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, ये मेरा विरोध करेंगी, फिर भी उसके बावजूद उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था. ही चॉज वॉर एज अ वे आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस. उसके बाद उसको पता है कि मैं इतना, आप गलत फहमी मान सकते हैं इसको. उसको पता है मित्र राष्ट्र जो थे, इंग्लैंड थे, रशिया थे, ये कितने पावरफुल है. और वो उसको लगातार उसको अनस्पोकन, बिन शब्दों में कहे सब कुछ समझा रहे थे कि अगर वो वॉर को चूज़ करता है, वॉर को चुनता है, तो उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा. उसके बावजूद उसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय युद्ध को ही चुना. तो आगे रिजल्ट भी देखेंगे आप. सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ इसका नतीजा. रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. In September 1940, Germany invaded Poland. This started a war with the France and England. मतलब जो इसकी जो पॉलिसी थी ना हिटलर की, यही आगे चल के एक दूसरे देश को लड़ाना, फिर उसके बीच में फ़ायदा उठाना, फिर इस कंट्री पे अटैक करना, फिर उसको अपने कब्जे में लेना. इसकी यही पॉलिसी ने पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ, क्योंकि शुरुआत हिटलर की तरफ से ही हुई थी, जर्मनी की तरफ से ही हुई थी. तो सितंबर 1940 में जर्मनी ने क्या किया? पोलैंड पे आक्रमण किया. दिस स्टार्टेड अ वॉर फ्रांस एंड इंग्लैंड. तब यहाँ से शुरू हुआ फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध. यूएसए रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, बट व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर बॉम्बार्ड पर्ल हार्बर, द यूएसए एंटर्ड द वॉर. तब ये हुआ, यूएसए ने, जब ये युद्ध की कंडीशन बन रही थी, तो यूएसए रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर. तो
उसको भी जबरन यूएसए को भी शामिल होना पड़ा। एक्चुअल में क्या है, यूएसए हमेशा से ही इसको वेल पॉलिश्ड, वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ की गिनती में सबसे ऊपर आता है। उसके बावजूद जब ऐसी कंडीशन बनी तो ऑटोमेटिक उसको ना चाहते हुए भी रेजिस्टेड, मतलब ना चाहते हुए खुद को रोक कर कैसे भी करते हुए उसको युद्ध में कूदना पड़ा। एंड इसका बट व्हेन जापान एक्सटेंडेड, जर्मनी ने क्या करा था, जर्मनी के साथ कौन कौन थे, इटली थे, जापान थे, ये थे। और मित्र राष्ट्र में थे अपने ये इंग्लैंड था, रशिया था, ये फ्रांस वगैरह, ये सब मित्र राष्ट्र के अंदर थे। हमारा जो इंडिया था उसने भी इंग्लैंड का सपोर्ट किया था। बट व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, और तो उधर क्या करा, जापान किसके साथ था, जर्मनी के साथ, हिटलर के साथ था। उसने क्या किया, उसके जर्मनी के कहने पर यूएसए का एक पर्ल हार्बर यानी कि एक बंदरगाह था जिससे यूएसए का सारा ट्रेड उसके थ्रू ही होता था। जापान ने उठा के उस पर बॉम्बार्ड कर दिया, बमबारी कर दी उसके ऊपर। तो क्या करा यूएसए को, फिर जब उसको लगा कि सामने वाला मेरा जो हार्बर है, मेरा बंदरगाह पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, तो यूएसए को डायरेक्टली वॉर के अंदर एंट्री करनी पड़ी। द वॉर एंडेड 1945 विद हिटलर्स डिफीट, और युद्ध का अंत हुआ 1945 में हिटलर की हार के साथ। और अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी जो सिटी थे उस पर बमबारी कर दी, उस पर एटम बम डाला। द नाजी वर्ल्ड व्यू, अब आप नाजी को का परिदृश्य, नाजी को आप किस रूप में देखते हैं, नाजी का क्या रूप था और आप किस रूप में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली रेशियल हायरक्रेसी। नाजी आइडियोलॉजी, जो नाजी जो ग्रुप था उसके क्या आदर्श बात थे, वो केवल रेशियलिज्म, यानी जो उनके रंग रूप के लोग हैं, जो उनकी ही ब्रीड के लोग हैं, जो उनके जैसे दिखते हैं, केवल उनको सपोर्ट करो। आप कभी हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना आप, हिटलर ने जो ज्यूज़ पीपल होते हैं, ज्यूज़ होते हैं यहूदी, ओके, क्रिश्चियंस के अंदर एक तो होते हैं क्रिश्चियन टू पार्ट्स में, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। और जो क्रिश्चियंस ने हमेशा से किसके ऊपर, जो ज्यूज़ है ना, इनके ऊपर हमेशा से इनको एक्सप्लॉइट किया है। ज्यूज़ भी एक कास्ट होती है, ओके, क्रिश्चियन टाइप ही होते हैं, पर ये जो क्रिश्चियंस लोग, जो कैथोलिक जो प्रोटेस्टेंट है, ये इनको हमेशा से इन्फीरियर देखते हैं, नीचा समझते हैं इनको। तो हिटलर की क्या था ये कि केवल जो मेरे जैसे दिखने वाले लोग हैं, मेरी कंट्री जैसे दिखने वाले लोग हैं, वही मेरी कंट्री में रहेंगे, नहीं तो जो अदर हैं वो इस कंट्री से बाहर जाओ, बॉर्डर पर जाके रहो आप। ये था इसका। बट ओनली रेशियल हायरक्रेसी, जो सबसे अच्छे दिखने वाले लोग हैं, आप मान लीजिए जो दिखने में भी अच्छे हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, और जो राजसी लोग हैं वो सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे हैं, और कलर में दिखने में भी ब्लैक हैं, उनके पास अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मजदूर टाइप लोग हैं, वो सबसे निचले दर्जे पर। आप सोचिए कभी डेमोक्रेसी ऐसी होती है क्या, रिपब्लिक ऐसा होता है कि नहीं, पर ये हिटलर की थॉट थी। The Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were considered undesirable. जो हमारे जैसे दिखेंगे वही इस कंट्री में रहेंगे, अदरवाइज आउट ऑफ दिस कंट्री। ये था उसका थॉट। दे वांटेड सोसाइटी ऑफ प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक, रशियन, पॉल्स, इवन सर्टेन जर्मन्स एंड ऑब्नर वर कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। जो नाजीज़ का जो व्यू था, जो हिटलर का व्यू क्या था कि जो बिल्कुल आर्यंस, हमें आर्यंस की, जो हम वंशज हैं, हम आर्यंस के वंशज हैं, ओके, जिनके कलर फेयर होते हैं, ओके, जिनके कलर साफ़ होते हैं, जो दिखने में ब्राउनिश, तो मतलब हेयर होंगे, ब्लू आइज़ होगी और कलर फेयर होगा, तो वो तो आर्यन के वंशज कहलाते हैं। और जो द्रविड़ हैं, अब हमारे साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो द्रविड़ के वंशज कहे जाते हैं, कलर में ब्लैक होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो इसका वर्ल्ड व्यू था कि जो वो हाई प्रोफाइल लाइफ वही डिज़र्व करेगा, जर्मनी में वही आगे प्रोग्रेस करेगा जो हमारे जैसा दिखता होगा, ओके, जो नॉर्डिक आर्यन, जो आर्यन की संतान वही होगा। और बाकी के जो ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, जिप्सीज़ हैं, बंजारे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके रहते हैं बेचारे, अपना पूरे परिवार को लेके चलते हैं, एक जगह परमानेंट घर नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड जिप्सीज़। एंड एबनॉर्मल, और जो अलग से दिखते हैं, ब्लैक हैं कलर में, जिनका कलर ब्लैक है, और दूसरे जो लोग हैं रशिया के रहने वाले, पोल्स पर रहने वाले, और जो दूसरे हैं वो एबनॉर्मल, जो कि हमसे अलग दिखते हैं, नॉर्मल नहीं दिखते हैं, वो
अनडिज़ायरेबल, वो यहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करें। अनडिज़ायरेबल था जो चीज़ हमारी इच्छा के विपरीत हो, वो यहाँ पर रहने लायक नहीं है, ये थॉट थी उसकी। The other aspect of Hitler's ideology related to the geological concept of labersum of living space. उसका एक था कि आप जो ऐसे लोग हैं वो हमारे एरियाज़ में रहने लायक ही नहीं है। पूरे आप जर्मनी के अंदर ही क्या, पूरा जो हमारा स्पेस है, ठीक है ना, वो यहाँ रहने के लायक है। आप कहीं भी जाइए, मेरे एरिया में मत रहिए। Jews were the रस्ट सफ़र्स इन नाज़ी जर्मनी। मैंने आपको बताया ना, मतलब ज्यूस पे इतना एक्सप्लॉइट हुआ हिटलर के द्वारा, इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सफ़र इन्होंने किया है। आप जब आप डिटेल बुक उठा के पढ़ें तो आप जाके देखिए, उसमें कैंप्स बना रखे थे, उसने कंसंट्रेशन कैंप्स बना रखे थे। उनको एक ऐसे झुंड सा इकट्ठा करके, जैसे अभी हमारा एक जो कोरोना काल चल रहा है, इसके अंदर हमारे लिए बना रखे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, आइसोलेशन वगैरह करना, ओके, आइसोलेट करना, आइसोलेट जो सेंटर है वो बना रखे, इकट्ठा होकर किसी लोगों को एक कैंप के अंदर रख देना। वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई खाने पीने का कुछ तरीका ऐसा, बस इकट्ठे भेड़ बकरी की तरह ठूंस देना जिसको बोलते हैं, ऐसे उसने जो कंसंट्रेशन कैंप बना रखे थे हिटलर ने। और सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, सबसे ज़्यादा परेशानी भोगनी पड़ रही थी किसको, ज्यूस को, यहूदी लोगों को। जर्मनी, हिटलर बिलीव्ड इन अ सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। क्यों था? क्योंकि हिटलर की एक थॉट थी, सूडो होता है झूठा नाम, झूठी सोच, एक फर्जी साइंटिफिक सोच थी कि जो मतलब जो गोरे, दिखने में गोरे हों, जिनके ब्लू आइज़ हो, ब्राउन हेयर हो, वो तो आर्य की संतानें हैं। जो जिनका कलर ब्लैक है, दिखने में भी स्मार्ट नहीं दिखते हैं, वो जर्मन्स हैं ही नहीं, ओके, वो जर्मन्स है ही नहीं। उसका ये बिलीफ था। ये अब आप सोच के चलिए, अगर इंडिया के अंदर ब्लैक लोग रहते हैं तो क्या हम मान लें आज साउथ इंडिया का हमारा हिस्सा नहीं माने? अगर हम लोग डस्की स्किन के हैं या फिर हम लोग है ना फेयर स्किन के हैं, तो क्या साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं वो हमारे इंडियंस नहीं हैं? ये तो हमारा जो इंडिया है बहुत ही सेक्युलर कंट्री है, पर ये तो उस टाइम की बात हो रही। तो ऐसी सोच रखता था हिटलर कि जो हम जैसे नहीं दिखते हैं, जो आर्य की संतानें नहीं हैं, वो जर्मनी में रहने लायक ही नहीं है। तो वो कौन है? वो ज्यूज़ है। तो सबसे ज़्यादा अत्याचार ज्यूज़ के ऊपर हुए। विच सेड दैट द कन्वर्सेशन वॉज नॉट सॉल्यूशन टू द ज्यूज़ प्रॉब्लम। तब इसलिए उन पर इतना अत्याचार किए कि उनकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। ज्यूज़ के साथ उन पर इतना अत्याचार हुए, बेचारा उनका ज्यूज़ होना उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई। इट हैड टू बी सॉल्व थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। उनके कि आपकी परेशानी का मेरे पास कोई हल नहीं है, आप निकलो। मतलब ज्यूज़ को बर्दाश्त ही नहीं करता था। आप कभी गूगल वगैरह पे उठा के देखिए आप, हिटलर ने ज्यूज़ को कितना एक्सप्लॉइट किया है कि आज मतलब पाकिस्तान के लोग जो वहाँ के टेररिस्ट हैं ना, वो भी नहीं करते होंगे किसी को इतना एक्सप्लॉइट, किसी पे इतना अत्याचार। आप देखेंगे तो रो पड़ेंगे, कितना अत्याचार हुआ है ज्यूज़ के ऊपर। आज हमारी जब से हिस्ट्री चलती आ रही ना, तो आप ये उठा के देखेंगे, किसी टर्किश ने, किसी मोगल्स ने, या किसी चंगेज़ खान ने, या किसी अफ़गान ने, किसी मंगोल ने इतने अत्याचार नहीं किए जितने हिटलर ने ज्यूज़ के ऊपर अत्याचार करे। From 1933 to 1938, the Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. इतना ज़्यादा आतंक फैलाया बेचारे ज्यूज़ के ख़िलाफ़, उनको धक्के मार के, हाँ ठीक है, उन पर इतना टॉर्चर किया जाता था, उनको कंसंट्रेशन में भूखे प्यासे रख के, वो भाग ना सकें। तो उनकी जो बाउंड्री थी ना, वो जो आयरन केबल्स होती हैं, उन पर करंट लगा दिए जाते थे ताकि वो लोग भाग ना सकें वहाँ से। इतना अत्याचार करना, सिर्फ उनका ज्यूज़ होना उनका दोष हुआ करता था कि वो ज्यूज़ पीपल है, तो उनको इतना अत्याचार करना। आप अभी भी देखिए यूएसए में हो रहा है, नहीं हो रहा यूएसए में, पढ़ते हैं आप न्यूज़ वगैरह में, रेशियल जो चल रहा है वहाँ पर प्रॉब्लम्स, वो नीग्रोस लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है यूएसए के अंदर। सेम चीज़ वो भी वहीं से चली आ रही है। जो रेसिज्म में ना, गोरे काले का जो भेद है, ये शुरू से चलता आ रहा है। The next phase 1939 to 45 aimed at concentrating them to in certain areas and then killing the mean gas chambers in Poland. Oh God! आप ये देखिए 1939 से 45 तक हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इतनी ज़्यादा कंडीशन हॉरिबल कर दी थी, इतनी टेरिबल कर दी थी कि गैस चैम्बर बना रखे थे, और उन यहूदी लोगों को ले जाके ज्यूज़ पीपल, JEWS यहूदी बोलते हैं इनको, ज्यूज़ पीपल को ले जाकर उस वहाँ पर उनको कैंप में ले जाके रख देना, उनको ऐसे छोटे छोटे कैंप में बंद कर देना, उसमें गैस छोड़ देना ताकि वो तिल तिल करके दम घुट के मर जाएं। इकट्ठा होकर उनको एक गैस कैंप जो चैम्बर है वहाँ रख देना और उनको बंद कर देना ताकि वो घुट घुट के मर जाएं। द रेशियल यूटोपिया,
अब आइए रेशियल यूटोपिया। रेशियल यूटोपिया का, यूटोपिया वैसे तो राम राज्य होता है जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। ये राम राज्य एक्चुअल में ऐसा है नहीं कहीं भी, पर जो कहते हैं भगवान श्री राम के राज्य में सब कुछ अच्छा था। तो रेशियल यूटोपिया ये था जर्मनी का रंग भेद वाला साम्राज्य, रंग भेद वाला राम राज्य। मैं बहुत अच्छा राजा हूँ, मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, पर मेरे यहाँ पर जूस पीपल नहीं रहेंगे, या जिप्सीज नहीं रहेंगे, या अदर कंट्रीज़ के लोग नहीं रहेंगे। जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, बड़ी संख्या में लोगों का कत्लेआम करना, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। जेनोसाइड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम coin. Occupied Poland was divided. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in some occupied Europe. मतलब जो जर्मनी को प्रॉपर बिलोंग नहीं करता है वो इसी वक्त वहाँ से छोड़ दे उस जगह को। जो पोलैंड के लोग रहने वाले थे उनको वहाँ जगह छोड़ने को बोला गया। जो पोल्स एरिया के थे, ध्रुव जो एरिया जो है वहाँ के रहने वाले थे उनको जगह छोड़ने को बोला गया। ज्यूस को तो उनको जेनोस को लगातार मारा ही जा रहा था, मासेकर किया जा रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था उनका। तो एंड यूथ इन नाजी जर्मनी। अब आइए आप देखिए, जब ऐसी कंट्रीज हो तो वहाँ की आने वाली जनरेशन कैसी होगी। हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश बाय टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन। यहाँ तक कि हिटलर इस तरह का हो गया कि उसने अपनी आने वाली जनरेशन है, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हर घर का बच्चा आर्मी के अंदर एंट्री करेगा, ये रूल बना दिया था उसने। हर बच्चे, चाहे उसके पेरेंट्स चाहे ना चाहें, वो बच्चा चाहे ना चाहे, उस बच्चे को 14 ईयर्स आते आते तक, यानी कि 12 से मान लीजिए आप, उसको आर्मी के अंदर जाना है तो जाना है। ये आइडियोलॉजी चलाई उसने, ये विचार चलाया कि जाना है। और वही उनको वही थॉट्स करना है कि जो हमारे जैसे जो फेयर स्किन लोग हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, वो तो हैं, मतलब हम प्योर ना, मतलब जर्मन से हैं, बाकी सब जो लोग हैं वो अदर पीपल है और उनको हेट करना है, और वो यहाँ रहने लायक नहीं है। ऑल स्कूल्स वर गिवन जर्मन टीचर्स, और वहाँ पर टीचर्स भी ऐसे रखे गए, होने को वो एक पॉलिटिकल लीडर था, मतलब एक राजनेता था, एक आर्मी का लीडर था, आर्मी का हेड था, पर उसका धर्म, मतलब रंग भेद, धर्म तो नहीं मान लिया आप, रंग भेद को लीजिए आप, ठीक है ना। जिस तरह से जो आतंकवाद होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बस आतंकवादियों को नफरत होती है एक कौम, एक उससे पर्टिकुलर प्रशासन से। इस तरह से उसका ये था कि केवल जर्मन्स टीचर ही पढ़ाएंगे, जर्मन्स लोग ही रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, जर्मन्स की ही शिक्षा दी जाएगी, उनको अदर पीपल को एंट्री ही नहीं दी जाएगी। चिल्ड्रन वर डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, बच्चों को भी दो भागों में बांट दिया गया, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। ओ गॉड, यानी कि देखिए आज एक स्कूल, डिजायरेबल अनडिजायरेबल का क्या मतलब है? वैसे जो चीज़ दिल को अच्छी लगती है वो डिजायरेबल होती है, जो अच्छी नहीं लगती वो अनडिजायरेबल होती है। एक स्कूल के अंदर कुछ ब्लैक, जो कलर से ब्लैक है वो बच्चे भी पढ़ते हैं, वो स्टूडेंट भी है, कलर से जो फेयर है वो बच्चे भी पढ़ते हैं। और अगर टीचर वहाँ भेदभाव करे, सोचिए क्या फ़र्क पड़ता हो। तो उस हिटलर ने तो उल्टा ही कर दिया। हिटलर ने जो ब्लैक कलर वाले जो स्टूडेंट थे उनको अलग किया, और जो उनके जैसे दिखते थे फेयर स्किन के उनको अलग किया। टेक्स्ट बुक वर री रिटर्न, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स, पूरा सिस्टम बदल के रख दिया एजुकेशंस का। बुक दोबारा छापी गई, स्कूल के वापस से रूल्स बनाए गए, सब कुछ सिलेबस, एवरीथिंग चेंज हिम। फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल वॉज टू नर्चर द स्पिरिट ऑफ वायलेंस एग्रेशन। यहाँ तक कि बच्चों के खेल कूद को लेके, जो स्कूल के अंदर कहते हैं ना खेल कूद एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है स्टूडेंट के लिए, पर उसने तो अग्रेशन रख दिया, सिर्फ गोली बारूद बंदूक, दुश्मन को मारना, ये चीज़ें, अग्रेशन ही अग्रेशन, उत्तेजना ही उत्तेजना, भड़काने वाली चीज़ें। जैसे आतंकवादी क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं ले जाते हैं, वो बंदूक थमा देते हैं उनको, सामने बताते हैं ये प्रशासन हमारा दुश्मन है, ठीक है ना। वही चीज़ें ब्रेन वॉश कर देना, यही चीज़ उसने हिटलर ने अपनी आने वाली जनरेशन को दी। 10 years old boy had to enter Zong Walk, 814 all boys joined Hitler youth, they joined the labor service 818। 10 साल के बच्चे को जोंग बुक नाम का एक ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाता था। 14 साल आते आते तक सभी लड़कों को हिटलर यूथ के नाम से एक पार्टी, यूथ पार्टी थी, उसके अंदर सभी बच्चों को, जो बच्चे 14 से आते आते तक, 14 से 18 ईयर तक होते होते उन बच्चों को उसमें एंट्री लेनी ही होती थी। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। तो अब ये देखिए, आप ऐसे देश की रक्षा करेंगे? आपने तो पूरी जनरेशन को ही बर्बाद कर दिया पूरी तरह। वुमेन वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड, और औरतों को सिखाया गया कि वो अच्छी माँ बने। आप तो उनके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। 10 साल का आते आते तो उनको कैंप में भेजा जा रहा है, उनको ऐसी शिक्षा दी जा रही, ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। पर मदर्स को बोला जा रहा है आप एक गुड मदर्स बन के दिखाएं, रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और बच्चे पैदा होंगे तो गोरे ही पैदा होंगे, आर्यन जैसे हम दिखते हैं, ब्लू आइज, ब्राउन हेयर एंड अ वाइट पीपल, ऐसे ही बच्चे होंगे। अब एक पॉसिबल है क्या यार? ये पॉसिबल है? आप सोचेंगे ये कैसी थॉट है यार?
अब एक माँ को पता होता है कि जो उसकी आने वाली जनरेशन है, आने वाला बच्चा है, उसका बेबी किस कलर का होगा, कैसा होगा, पर देखिए उसकी थॉट देखो आप, क्रेजी, साइको। दे वर एनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, दे हैड टू बी बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। और उनको कई बच्चे पैदा करने के लिए, एक एक औरत को कई कई बच्चे पैदा करने के लिए बोला गया, आप हमें हमारी जनरेशन बढ़ानी है, हमारी जनसंख्या बढ़ानी है, हमको और हमें पूरे और आर्यंस दिखना है, हमारे आर्य संस्कृति को आगे बढ़ाना है। द आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा, अब देखिए प्रचार का की कला। द नाजी रेजिम यूज टू लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफर टू ग्रेट इफेक्ट। और नाजी ने जो ये चला रखा था ना कि ऐसी हमारा ही जो बुक स्कूल के अंदर सिलेबस भी उनका सब कुछ अलग तरीके से तैयार किया गया। दे यूज फिल्म्स, पिक्चर, रेडियो, पोस्टर एक्सेट्रा टू स्प्रेड हेट्रेड फॉर ज्यूज़। और अलग अलग क्या क्या पेपर छपवाए गए और प्रचार फैलाया गया कि ज्यूज़ है ना, ये जो यहूदी लोग हैं, ये हम जैसे नहीं हैं, इनको नफरत किए जाए, ये हमारे जैसे नहीं है ये लोग हैं, ठीक है। नाजिज्म वर्ड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, ट्रैप्ड देयर इमोशन, टर्न देयर हेट्रेड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। नाजिज्म जो वहाँ के लोग थे, उनके लोगों में नाजिज्म ग्रुप ने इतनी नफ़रत भर दी कि जो ज्यूज़ लोग हैं ना, ये हम जैसे नहीं हैं, इनको नफ़रत करो, इनको दूर रखो अपने से, हम इन जैसे बिल्कुल नहीं है, इनका और हमारा लेवल बिल्कुल अलग है। नफ़रत भर दी गई, गुस्सा भर दिया गया वहाँ की आम पॉपुलेशन के ज्यूज़ के खिलाफ। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध। पीपल सॉ वर्ल्ड थ्रू नाजीज आइज एंड स्पोक द नाजी लैंग्वेज। पूरे मतलब जर्मन्स को ये कहा गया कि हिटलर जो बोले, हिटलर की निगाहों से दुनिया देखनी है, हिटलर जो बोलेगा वो करना है। नाजिज्म ग्रुप ऐसा ब्रेन वॉश कर रहा था लोगों का। एट टाइम्स इवन द ज्यूज बिगेन टू बिलीव द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। लोगों, स्टीरियोटाइप्स का मतलब है जैसा मैं सोचूं परमानेंट, वैसा आप ही सोचेंगे। पॉसिबल है क्या? सबकी अपनी थिंकिंग है, पर जब अब किसी का हम ब्रेन वॉश कर देते हैं ना, ठीक है, ब्रेन वॉश करना इजी काम नहीं होता है। जब पर हम किसी का ब्रेन वॉश कर देते हैं ना, तो सामने वाले को हम वही देखते हैं जो सामने वाला देख रहा है। ओके, नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड द पीपल केम टू नो अबाउट वॉट हैड हैपेंड। पर युद्ध के बाद आखिरकार लोगों को पता चला, इस विनाश के बाद, विनाश तो जो था पूरी तरीके से, अब इसके विनाश जो हुआ है, इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। द ज्यूज वॉन्टेड द वर्ल्ड टू नो अबाउट द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग दे हैड एंडेड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशंस। भाई कहते हैं ना, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा आप टॉर्चर करोगे तो एक दिन वो अपनी आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा। तो आखिर क्या हुआ, जब नाजी की हार हुई, किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मन्स की, हिटलर की हार हुई, तब ज्यूज़ अपने उन नाजिज ने जो ने उन पर अत्याचार किए थे, एट्रोसिटी उन पर अत्याचार, उसके खिलाफ खड़े हुए वो चल के, उनको बल मिला, ताकत मिली। एक तो वो इतने ज़्यादा सताए हुए थे, ऊपर से जर्मन्स की हार हो गई थी, तब जाके वो जो ज्यूज़ लोग खड़े हुए। दे हैड एंड्योरिंग ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन, दे वांटेड टू लाई। अब वो भी जीना चाहते थे, इवन इफ़ इट, वो भी विरोध करना चाहते थे, इवन इफ़ इट वॉज फॉर फ्यू आवर्स टू टेल द वर्ल्ड अबाउट द होलोकॉस्ट, क्योंकि वो भी बताना चाहते थे कि उनके साथ कितना विनाश हुआ है, किस तकलीफ से गुजरे हैं वो। ओके, फिनिश द चैप्टर्स।